हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड यानी ध्वनि को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसके आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें डिस्कस करें। तो बच्चों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्केच लैरिंक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। यानी आपको ये बताना है कि लैरिंक्स होता क्या है और इसका जो फंक्शन है, इसका जो कार्य है, वो आपको एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में। तो अगर हम लैरिंक्स की बात करें तो लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो हमारे विंड पाइप के ऊपर होता है। बेसिकली जो आपका लैरिंक्स होता है उसमें दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जो आपका लैरिंक्स होता है उसमें दो वोकल कॉर्ड्स होती है। ये आपकी क्या है, वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जो कि स्ट्रेच होती हैं आपके वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स। इन वोकल कॉर्ड्स के बीच में एक स्लिट होती है जहां से हवा आर पार जा सकती है। तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारे लंग्स होते हैं वो एयर को पे फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के कारण क्या होता है, जो आपका वोकल कॉर्ड, जो आपकी ये वोकल कॉर्ड्स है, इनके बीच में जो ये जगह है, स्लिट है, यहाँ से जो हवा है, एयर जो है, वो तेजी से अंदर बाहर जाती है या तेजी से उस पर प्रेशर पड़ता है, जिस कारण जो है आवाज या ध्वनि उत्पन्न होती है। अब अगर हम बात करें वोकल कॉर्ड्स की, तो ये क्या होती है, स्ट्रेच्ड होती है। कैसी होती है, स्ट्रेच। और ये कितनी टाइट, ढीली है, इस पे हमारी जो साउंड है वो डिपेंड करती है। लैरिंक्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, यानी लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इट इज एट द अपर एंड ऑफ विंड पाइप। ये विंड पाइप के, जो विंड पाइप होता है उसके ऊपरी हिस्से पे होती है। Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for passage of air. अब क्या होता है, जो आपका larynx या voice box होता है, इस पे दो vocal cords होती है जो कि खिंची हुई यानी stretched होती है, और ये इस तरीके से बनी होती है कि इसके बीच में एक गैप होता है। क्या होता है, गैप होता है या नैरो स्लिट होती है, पतली सी क्या होती है, स्लिट होती है, जहां से जो एयर है यानी हवा है वो बाहर अंदर जा सकती है, यानी उसका क्या होता है, पैसेज होता है, उसका रास्ता होता है। When lung force air through the slit, the vocal cords vibrate producing sound. अब क्या होता है, जब लंग्स यानी जो हमारे फेफड़े हैं वो हवा पे फोर्स यानी बल लगाते हैं, तो क्या होता है, ये जो वोकल कॉर्ड है इनके बीच में जो स्लिट है वहां से हवा क्या होती है, आर पार जाती है, उसका पैसेज होता है, वहां से वो क्या करती है, आर पार जाती है, जिस कारण जो वोकल कॉर्ड्स होती है वो वाइब्रेट करने लग जाती है, वोकल कॉर्ड कंपन करने लग जाती है और साउंड यानी ध्वनि को उत्पन्न करती है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। अब जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनसे कुछ मांसपेशियां जुड़ी होती हैं, और ये मांसपेशियां जो हैं वो क्या करती है, इस वोकल कॉर्ड को टाइट या लूज करती है, यानी टाइट या ढीली करती है। When the vocal cords are tight and thin, the type or voice quality of voice is different from when they are loose and thin. यानी अगर हम वोकल कॉर्ड्स की बात करें तो वोकल कॉर्ड जब टाइट होती है और पतली होती है तो आवाज यानी जो ध्वनि है उसकी जो क्वालिटी है वो अलग होती है, इससे जब ये वोकल कॉर्ड ढीली या मोटी होती। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आपको इसके साथ साथ इस डायग्राम को बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये जो है, जो एडम एप्पल होता है नेक में, उसके नीचे जो है आपका वोकल कॉर्ड होती है, उसी के पास आपकी क्या होती है, वोकल कॉर्ड होती है।
या आप कह सकते हैं वॉइस बॉक्स होता है जिसमें क्या होती है आपकी वोकल कॉर्ड्स होती है। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को बनाएंगे और आंसर को इस तरीके से लिखेंगे। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, lightning and thunder takes place in sky at the same time and at the same distance from us। यानी अगर हम लाइटनिंग और थंडरिंग यानी बिजली गिरने की और गड़गड़ाहट की आवाज अगर हम सुनते हैं तो दोनों हमसे सेम ही डिस्टेंस पे होती हैं, लेकिन आपको क्या बताना है, लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। यानी आपको ये बताना है कि जो लाइटनिंग है वो आपको पहले दिखाई देती है और जो थंडरिंग है वो आपको बाद में सुनाई देता है, ऐसा क्यों हो। यानी ये दोनों जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया जो है हमसे बराबर दूरी पे हो रही है, लेकिन हमें लाइटनिंग पहले क्यों दिखाई देती है, बिजली कड़कते हुए हमें पहले क्यों दिखाई देती है, किससे, थंडरिंग से यानी गड़गड़ाहट से। तो अगर हम बात करें लाइट की, तो जो लाइट की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है साउंड की स्पीड, यानी प्रकाश की गति ध्वनि की जो चाल है या गति है उससे क्या होती है, ज्यादा होती है। यही कारण है कि जो लाइट है वो हम तक जल्दी पहुंचती है, किसके कंपैरिजन में, साउंड यानी ध्वनि के कंपैरिजन। द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। यानी जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल ज्यादा होती है किससे, ध्वनि की चाल से। तो क्या होता है फिर, thus ड्यू टू मोर स्पीड ऑफ लाइट इट रीचेज अस बिफोर साउंड। तो क्योंकि जो लाइट है उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा है, उसकी चाल ज्यादा है, तो यही कारण है कि वो पहले हम तक पहुंच जाती है, इसके कंपैरिजन में, साउंड यानी ध्वनि के कंपैरिजन। सो लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेट। तो यही कारण है कि जो लाइटनिंग होती है वो हमें पहले दिखाई देती है और थंडरिंग बाद में सुनाई। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है जो कि आपके क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। और इनमें आपको क्या करना है, ऑप्शंस को चूज करना है, यानी जो आपको विकल्प दिए गए हैं उन्हें चुनना है, सही विकल्प को आपको सिलेक्ट करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी ध्वनि उत्पन्न करता है नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, यानी ऐसी वस्तुएं जो कंपित नहीं होती, सिर्फ वही ध्वनि को उत्सर्जित करती है। वाइब्रेटिंग एंड नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी वस्तुएं जो कंपन करती है और कंपन नहीं भी करती है, वो भी ध्वनि को उत्पन्न कर सकती है। वाइब्रेशन हैज नो रिलेशन टू साउंड, यानी कंपन का ध्वनि के साथ कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध नहीं है। यानी कि अगर कोई वस्तु कंपित हो या ना हो, इससे साउंड यानी ध्वनि के प्रोड्यूस होने में या उसके उत्पन्न होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डी है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, यानी कंपित वस्तुएं सिर्फ, यानी सिर्फ कंपित वस्तु। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो ध्वनि होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है या किसके द्वारा उत्सर्जित की जाती है। अब अगर हम बात करें साउंड यानी किसकी, ध्वनि की, तो जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो हमें साउंड यानी ध्वनि सुनाई देती है वो ऑब्जेक्ट्स के कारण, यानी जब ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं, जब वस्तुएं वाइब्रेट करती है, कंपन करती हैं, तो वो ध्वनि को उत्सर्जित करती है। जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। हमने जब स्टार्टिंग में जब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जो आपकी रबड़ बैंड होती है, अगर आप उसे प्लग कर दो, खींच दो, तो क्या होता है,
वो वाइब्रेट करने लग जाती है, कंपन करने लग जाती है। इस कंपन के कारण वो ध्वनि उत्पन्न करती है, ध्वनि को उत्सर्जित करती है। इसी तरीके से हमने क्या देखा था कि जितने आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें एक ऐसा पार्ट होता है जो वाइब्रेट करता है और ध्वनि यानी साउंड को उत्पन्न करता है। जैसे कि जो आपका ढोलक होता है, ड्रम होता है, इनमें एक झिल्ली होती है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको आप पीटते हैं, चाहे आप हाथ से पीटे, किसी स्टिक से पीटे, और ये वाइब्रेट करती है, कंपन करती है और ध्वनि को उत्सर्जित करती है। इसी तरीके से अगर हम सितार की बात करें, ठीक है, और गिटार की बात करें तो इसमें खिंची हुई तारें होती हैं, स्ट्रेच स्ट्रिंग होती हैं, जिनको हाथों से प्लग किया जाता है यानी खींचा जाता है। ये वाइब्रेट करती है और साउंड को प्रोड्यूस करती है यानी ध्वनि को उत्पन्न करती है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी वस्तुएं हैं जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, जो ध्वनि उत्सर्जित कर रही है, तो किसके कारण कर रही है? वाइब्रेशन के कारण। यानी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली। अब हमारा अगला प्रश्न है, वाइब्रेशन इज नोन एज, यानी आपको ये बताना है कंपन को क्या कहते हैं। तो आपके जो ऑप्शंस हैं, पहला है वाइब्रेटरी मोशन, दूसरा है ट्रांसलेटरी मोशन, तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन और चौथा है नन ऑफ दिस। यानी आपसे ये पूछा गया है कि वाइब्रेशन को क्या कहते हैं। अब अगर हम वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी समय अंतराल में अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करे। जैसे कि अगर हम बात करें किसी रबड़ बैंड की, ठीक है, ये कोई रबड़ बैंड है या कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रेच स्ट्रिंग है, खिंची हुई तार है। अब हमने क्या किया, इसे खींच दिया, प्लग करा, प्लग किया तो ये पहले इधर आएगी, फिर ये उधर जाएगी, फिर ये इधर आएगी, फिर उधर जाएगी। तो जब ये इस प्रोसेस को करेगी, यानी जब ये आगे पीछे इस तरीके से आगे पीछे कंपन करेगी, तो बेसिकली क्या करेगी, पहले ये अपनी जगह से विस्थापित होगी, फिर अपनी मूल स्थान पे जाएगी, फिर वो दूसरी तरफ जाएगी, फिर वापस मूल स्थान पे आएगी और फिर इस जगह आ जाएगी, और इस तरीके से ये वाइब्रेट करेगी। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इसमें दोलन हो रहा है, यानी ऑसिलेशन हो रहा है। तो इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि जो वाइब्रेशन होता है, यानी जो कंपन होता है, क्या होता है, कंपन, जो आपका कंपन होता है वो क्या है, वो एक ऑसिलेटरी मोशन है। अब अगर हम बात करें ट्रांसलेटरी मोशन की, तो ट्रांसलेटरी मोशन एक सीधी लाइन में या एक सीधी रेखा में जो गति होती है उसको कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑसिलेटरी मोशन होगा, क्योंकि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होती है वो ऑसिलेशन करती है, दोलन करती है। यही कारण है कि हम इस तरीके के जो, यानी जो आपका वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन, यानी आवृत्ति को किसमें हम एक्सप्रेस करते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो आवृत्ति होती है यानी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी एसआई यूनिट क्या हो। तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं, पहला है किलोमीटर, दूसरा है हर्ट्ज, तीसरा है ग्राम और चौथा है डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हम किलोमीटर की बात करें तो ये लंबाई यानी लेंथ की यूनिट है। इसी तरीके से ग्राम की बात करें तो ये भार यानी वेट की यूनिट है। डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो ये टेम्परेचर यानी तापमान की यूनिट। तो अगर हम बात करते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की, तो इसकी जो यूनिट है वो आपकी ऑप्शन बी यानी हर्ट्ज।
यानी आप हमेशा फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में दर्शाते। अब आपका अगला क्वेश्चन है, when the amplitude of vibration is large, sound produced is, यानी जब भी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड यानी कंपन का आयाम ज्यादा होगा तो ध्वनि कैसी होगी, ये आपको बताना है। तो पहला आपका ऑप्शन है नो साउंड, दूसरा है फीबल, तीसरा है लाउड और चौथा है नो रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड साउंड, यानी ध्वनि और आयाम के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि जब भी कोई भी वस्तु वाइब्रेट करती है, कंपन करती है, उसका अगर आयाम ज्यादा है तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी या जो ध्वनि उत्सर्जित होगी वो कैसी होगी, ये आपसे पूछे। तो अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की यानी आयाम, तो हम ये जानते हैं कि जो ध्वनि का एम्पलीट्यूड यानी आयाम है वो उसका लाउडनेस होना, यानी वो लाउड है या वो फीबल है या क्वाइट है, ये हमें पता चले। जितना ज्यादा आयाम उतनी ध्वनि लाउडर होगी, जितनी आयाम कम होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा, ध्वनि उतनी फीबल या क्वाइटर होगी। अब अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें हमें ये कहा गया है कि जो वाइब्रेशन का आयाम है, कंपन का जो आयाम है वो कैसा है, वो ज्यादा है। यानी अगर हम आयाम की बात कर रहे हैं और वो भी ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो ध्वनि उत्सर्जित होगी वो कैसी होगी, लाउड। कैसी होगी, लाउड। यानी इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी लाउड है, क्योंकि ध्वनि का आयाम ज्यादा है, यही कारण है कि ध्वनि लाउड हो। अब हमारा अगला प्रश्न है, ह्यूमन कैन हियर साउंड इन द रेंज ऑफ, यानी आपको ये बताना है कि जो मानव है वो किस रेंज का साउंड यानी ध्वनि को सुन सकता। तो आपके ऑप्शंस हैं 2000 टू 2000 हर्ट्ज, 20 टू 20,000 हर्ट्ज, 2 टू 20,000 हर्ट्ज, 2000 टू 2 लाख हर्ट्ज, यानी 200 से 2000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 2 से 20,000 हर्ट्ज, 2000 से 2 लाख हर्ट्ज। तो ये आपके ऑप्शन है। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की यानी मानव की, यानी मानव के जो कान है वो कौन से जो रेंज के ध्वनि है यानी कितनी फ्रीक्वेंसी की जो ध्वनि है उसे सुन पाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि जो ऑडिबल रेंज है, जो ऑडिबल रेंज है यानी जो श्राव्य ध्वनि है, ये आपसे पूछा गया है। यानी वो रेंज जो ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट, यानी जिसे ह्यूमन यानी मानव जो है सुन सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, आपसे उस ध्वनि की रेंज पूछी। जब भी हम ऑडिबल साउंड यानी श्राव्य ध्वनि की बात करते हैं तो ये आपकी 20 टू 20,000 हर्ट्ज होती है। यानी अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 20 से 20,000 हर्ट्ज हो। अब आपका अगला क्वेश्चन है, द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी जो वॉइस बॉक्स होती है जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में पूछा है कि ये होती क्या है या इसका क्या और नाम होता है। तो बेसिकली आपके पास ऑप्शन है स्टमक, बी हार्ट, सी लैरिंक्स, डी माउथ। तो आपको ये बताना है कि इनमें से किसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो बेसिकली जब भी हम वॉइस बॉक्स के बारे में बोलते हैं तो हम किसे कहते हैं, लैरिंक्स के बारे में कहते हैं। तो लैरिंक्स क्या होता है, लैरिंक्स बेसिकली हमारी जो विंड पाइप होती है उसके ऊपरी हिस्से में होता है और इस पे 2 हमारी वोकल कॉर्ड्स होती है जो कि मसल्स से स्ट्रेच होती है।
इन दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में एक गैप होता है, स्लिट होती है, जहां से हवा जो है अंदर बाहर जा सकती है, जिससे आवाज आती है, यानी जिससे साउंड या ध्वनि उत्सर्जित होती है। तो बेसिकली अगर हम वॉइस बॉक्स की बात करते हैं तो हम लैरिंक्स की बात करते हैं, यानी आपका आंसर ऑप्शन सी है, लैरिंक्स। अब आपका अगला प्रश्न है 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू, यानी 1 हर्ट्ज बराबर होता है, पहला ऑप्शन है 1 वाइब्रेशन पर मिनट, 1 कंपन प्रति मिनट, 10 वाइब्रेशन 10 वाइब्रेशन पर मिनट, 10 कंपन प्रति मिनट, 60 वाइब्रेशन पर मिनट, 60 कंपन प्रति मिनट, 600 वाइब्रेशन पर मिनट, यानी 600 वाइब्रेशन पर मिनट, यानी 600 कंपन प्रति मिनट। तो आपको बताना है कि जो 1 हर्ट्ज होता है वो किसके बराबर हो। अब जब भी हम हर्ट्ज की बात करते हैं तो हर्ट्ज का मतलब क्या है, या फ्रीक्वेंसी का बेसिक मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, यानी कितने दोलन हुए हैं प्रति सेकंड। ठीक है, अब अगर हम बात करें वाइब्रेशन की, तो इस केस में जो वाइब्रेशन होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड जो होता है आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसमें अगर हम हर्ट्ज की बात करें तो हर्ट्ज यानी वाइब्रेशन पर सेकंड में हम दर्शाएंगे। अब हम 1 हर्ट्ज की बात करें, ठीक है, जो आपका 1 हर्ट्ज है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब हम 1 हर्ट्ज की बात करते हैं, 1 हर्ट्ज की बात करते हैं, तो जो आपका 1 हर्ट्ज है या 1 हर्ट्ज है, ये आपका सेकंड में दर्शाया होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपको सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो मिनट में दिए गए हैं, जबकि पर सेकंड होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, पर मिनट है। तो अगर हम 1 हर्ट्ज की बात करें तो आप जानते हैं एक जो मिनट होता है वो बराबर होता है 60 सेकंड, यानी अगर हमें 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, इसे 60 से मल्टीप्लाई करना, यानी 60 सेकंड जो होता है 1 मिनट के बराबर होता है। इसी तरीके से जब भी आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हर्ट्ज है, वाइब्रेशन पर सेकंड होना चाहिए। अब जब हम वाइब्रेशन पर सेकंड बोल रहे हैं पर यहाँ वाइब्रेशन पर मिनट कहा है। अब अगर हमें जो है इसमें अगर हम ऑप्शंस देखें तो अगर हम यहाँ पे यानी पर मिनट ले रहे हैं तो हमें ऐसी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी जो कि आपकी 60 जो है इसको क्या करे, सेकंड में कन्वर्ट कर सके और आपका पूरा 1 जो है हर्ट्ज में ये कन्वर्ट हो जाए। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं 1 हर्ट्ज तो 1 वाइब्रेशन पर सेकंड में होगा, लेकिन जब हम इसे मिनट में लेंगे यानी सेकंड जब हम मिनट में लेंगे तो आपका 60 वाइब्रेशन पर मिनट होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। तो आप इसे 60 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। तो यही कारण है कि जिसका ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा, यानी 60 वाइब्रेशन पर मिनट। अब हमारा अगला प्रश्न है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड, यानी जो मीन पोजीशन होती है वहां से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यानी सबसे ज्यादा या सर्वाधिक विस्थापन जो है उसको हम क्या कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन है एम्पलीट्यूड यानी आयाम, दूसरा है ऑसिलेशन यानी दोलन, तीसरा है पीरियोडिक मोशन और चौथा है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि जैसे कि आपके पास कोई रबड़ बैंड है, आपने इसे प्लग किया, ये ऊपर गया इस तरीके से,
फिर ये कुछ टाइम बाद नीचे आएगा। तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको बेसिकली हम एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहते हैं। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की, तो जो आपका इसमें आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए यानी एम्पलीट्यूड यानी आयाम होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड। अब आपका अगला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन, यानी फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को हम किसमें दर्शा सकते हैं। पहला है किलोमीटर, दूसरा है हर्ट्ज, तीसरा है ग्राम और चौथा है डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम बात करें किलोमीटर की, तो ये लेंथ की यूनिट होती है, यानी लंबाई की, लंबाई का मात्रक है। हर्ट्ज आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का है, ग्राम वेट का है और डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यानी टेम्परेचर। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी यानी हर्ट्ज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है वॉइस ऑफ मेन इज हैवी कंपेयर टू वुमेन बिकॉज, यानी जो पुरुष होते हैं उनकी जो वॉइस, उनकी जो आवाज होती है वो भारी होती है विमेन्स की आवाज से। क्यों, ये आपसे पूछा गया है। फीमेल वोकल कॉर्ड्स आर लॉन्गर, क्योंकि जो फीमेल होती हैं उनकी जो वोकल कॉर्ड होती है वो लंबी होती है। मेल वोकल कॉर्ड्स आर शॉर्टर, मेल की वोकल कॉर्ड छोटी होती है। मेल वोकल कॉर्ड इज लॉन्ग, यानी जो मेल होते हैं उनकी जो वोकल कॉर्ड होती है वो लंबी होती है। द कंसेप्ट इज नॉट रिलेटेड, यानी जो कंसेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटेड नहीं। तो अगर हम बात करें वोकल कॉर्ड्स की, ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है कि जो मेल होते हैं उनकी वोकल कॉर्ड लंबी होती है। कैसी होती है, लंबी होती है। किसके कंपैरिजन में, फीमेल के कंपैरिजन में। और यही कारण है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, या अगर हम बात करें मेल की वॉइस की, तो या मैन के वॉइस की, वो हैवी यानी भारी होती है विमेन यानी औरतों की, या जो फीमेल्स होती हैं उनकी आवाज के। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी यानी मेल वोकल कॉर्ड इज लॉन्ग। अब हमारा अगला क्वेश्चन है साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो ध्वनि होती है वो किससे ट्रैवल कर सकती है, किसमें गमन कर सकती है। पहला है गैसेस ओनली, यानी सिर्फ गैसों में। दूसरा है सॉलिड्स ओनली, यानी सिर्फ ठोसों में। तीसरा है लिक्विड यानी तरल में। और चौथा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों। तो आपसे ये पूछा गया है कि ध्वनि संचरित हो सकती है केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, ठोसों, द्रवों और गैसों में। तो जब हम जो है साउंड का प्रोपगेशन पढ़ रहे थे कि साउंड किस तरीके से ट्रैवल करती है, किस तरीके से गमन करती है, तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो आपकी साउंड होती है यानी ध्वनि होती है वो आपके ठोस यानी सॉलिड से ट्रैवल करती है, जिसके लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज देखी थी, जिसमें हमने मीटर स्केल लिया था, उसको स्क्रैच करके साउंड सुनी थी। ठीक है, हमने क्या किया था, आपका जो टेबल होता है, टेबल में साउंड जो है प्रोड्यूस करके हमने दूसरे छोर से सुना था। तो इससे हमें क्या पता चला था कि जो सॉलिड्स होते हैं यानी ठोस होते हैं वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं यानी ध्वनि उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें जो आपकी गैस होते हैं यानी एयर, तो हमने ये देखा था कि जो एयर होती है यानी जो आपकी साउंड होती है उसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए यानी माध्यम से। तो इसको समझने के लिए हम एक
एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने क्या देखा था कि अगर हम किसी भी ग्लास है उसमें से अगर आप एयर की जो अमाउंट है यानी जो हवा है उसे आप कम कर दो और फिर अगर हम फोन को रख देते हैं और फोन की जो बेल है या घंटी है उसे बजती है तो हमें हल्की साउंड यानी जो हल्की ध्वनि है वो सुनाई देती। यानी वहां पे क्या हो रहा है, एयर की क्वांटिटी कम हो गई जिस कारण ध्वनि जो है वो भी कम हो गई। यानी जो ध्वनि होती है उसको माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए ट्रैवल होने के लिए, और इस केस में हमने गैस लिया था यानी एयर लिया। तो यानी जो एयर होती है उसमें से भी जो ध्वनि होती है वो गमन करती है यानी ट्रैवल करती है। इसके बाद हमने लिक्विड में भी देखा था कि जो आपका लिक्विड यानी जैसे पानी है, अगर आप पानी में किसी बेल को बजाएं, किसी घंटी को बजाएं और उसकी सतह पर कान रख के उस आवाज को सुने तो आपको जो ध्वनि है यानी जो घंटी की आवाज है वो आपको साफ साफ सुनाई देती। तो इनसे हमें ये पता चला था कि जो आपकी साउंड होती है यानी ध्वनि होती है वो उसको माध्यम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, यानी उसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, और वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में गमन करती है यानी ट्रैवल। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी विकल्प घ होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठोसों, द्रवों और गैसों। अब हमारा अगला प्रश्न है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। यानी आपको ये बताना है कि इनमें से यानी जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इनमें से सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला है बेबी गर्ल यानी छोटी लड़की की, दूसरा है बेबी बॉय यानी छोटे लड़के की, तीसरा है अ मैन यानी पुरुष की, और अ विमेन यानी महिला की। निम्न में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। पहला है छोटी लड़की की, दूसरा है छोटे लड़के की, तीसरा है पुरुष की, चौथा है महिला। अब अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, यहाँ पे हमें किसकी बात करनी है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती। तो अगर हम बात करें महिला और पुरुष में, तो जो पुरुष होते हैं उनकी जो आवाज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसकी आवृत्ति कम होती है महिला के कंपैरिजन। अब अगर हम देखें पुरुष, महिला और बच्चों के कंपैरिजन में, तो पुरुष और महिला की जो फ्रीक्वेंसी है वो जो होती है वो कम होती है किसके कंपैरिजन में, बच्चों के कंपैरिजन में। और जो पुरुष महिला है उनमें पुरुष की जो आवाज की आवृत्ति होती है वो कम होती है। यानी कि अगर हम बात करें कि किसकी आवृत्ति, किसकी वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होती है, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी यानी पुरुष यानी मेल या मैन हो। अब आपका अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स। यानी आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर वो सही है तो आपको टी लिखना है यानी ट्रू लिखना है यानी सत्य लिखना है, और अगर वो गलत है तो आपको एफ यानी फॉल्स लिखना है। अब पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, यानी जो साउंड होती है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, गमन नहीं करती। तो अगर हम बात करें जो साउंड होती है ध्वनि के गमन की, तो हमने क्या देखा था कि जो ध्वनि होती है उसे माध्यम चाहिए होता है गमन करने, जिस कारण वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही यानी ठोस, द्रवों और तरल या गैसेस में तीनों में ही वो ट्रैवल कर सकती है यानी गमन कर सकती है।
तो अगर हम बात करें कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो साउंड होती है उसको माध्यम चाहिए होता है गमन करने के लिए या संचरित होने के लिए। तो इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो ट्रू है, यानी आप इसमें टी लिखें। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्त काल कहते हैं। यानी आपको क्या कहा गया है, आपको ये कहा गया है कि जो दोलनों की संख्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड जो होता है किसी भी वाइब्रेटिंग या कंपित वस्तु का, उसे हम उसका टाइम पीरियड यानी आवर्त काल कहते हैं। तो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, तो बेसिकली जब भी हम कंपित वस्तुओं के जो ऑसिलेशन है, दोलन है, प्रति सेकंड की बात करते हैं, तो हम हमेशा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है टाइम पीरियड, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति आएगी, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, यानी आप इसका आंसर फॉल्स लिखें। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है साउंड, उसे हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा। ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर का जो है रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।